Excuse me. So, good evening. Today we will be covering the Hindu newspaper for 3rd November 2023. So let's begin. The first page is about Kejriwal. He is summoned by Enforcement Directorate for a liquor policy case. So what was in the liquor policy case? There were allegations that the Delhi government gave licenses to various liquor agents without taking proper fees from them, without taking proper licenses from them. And ऐसा उन्होंने क्यों किया? They did so in order to get more revenues. जैसे हमें पता है जब हम लिकर सेल करते हैं तो उस पर बहुत सारा स्टेट टैक्स लगता है, तो इन्होंने क्या किया, स्टेट टैक्स को बढ़ाने के लिए और इन सब चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्कोहल शॉप्स खोलने के लाइसेंसेस वगैरह दे दिए, और पॉलिसी में जो लिखा था या जो जो स्टेप्स थे उनको फॉलो नहीं किया। तो ये पूरा एक मुद्दा था कि इसकी वजह से इनको बुलाया गया कि आपने क्यों किया ऐसा, इन सब चीज़ों की वजह से हो जाएगा। ठीक है, फिर यही मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा था उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, नॉट वेरी रेलिवेंट कि क्या हो रहा है, मतलब ऊपर ऊपर पूरा मुद्दा एक बार देखना बेटर रहेगा रादर देन जस्ट टिडबिट्स न्यूज़। फिर मूविंग अहेड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स कि क्या क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इसमें हम कितना डोनेशन दे सकते हैं, क्या होता है। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या सही है क्या नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे देखना। उन्होंने ये कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्यों लाया था, उसका पर्पस ये था ताकि सैनिटाइज कर सकें पॉलिटिकल डोनेशंस को। ठीक है, पॉलिटिकल डोनेशंस को हम सैनिटाइज कर सके। सैनिटाइजिंग द पॉलिटिकल डोनेशन मीन्स कि वहाँ पे ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस कम हो पाए और वो क्लीन सोर्सेज से आए। ठीक है, टू रिड्यूस द इन्फ्यूजन ऑफ अनअकाउंटेड फॉर कैश एलिमेंट्स। ठीक है, अनअकाउंटेड फॉर कैश एलिमेंट्स मतलब जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है किस सोर्स से आ रहे हैं, जिसके कोई टैक्सेस पे नहीं है, तो हम इसलिए लेके आए थे ताकि ये सब चीज़ें कम हो पाए। लेकिन एलिगेशंस क्या लगे थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये अनोनिमिटी को लेके आती है, मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं है कौन किसको पैसा दे रहा है, इसलिए आप पूछ नहीं सकते हो, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है वो आपसे पूछ नहीं सकता कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ऑन पेपर अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं तो मेरा कहीं नाम नहीं पड़ा है, बट आई नो कि मैंने आपको 100 रुपये दिया और आपको भी पता है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर एक क्विड प्रो को बन जाता है। क्विड प्रो को मतलब क्या होता है, क्विड प्रो को मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं, मैंने आपको मनी दिया है, तो आपको उस मनी के बदले मुझे सर्विसेज देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्विड प्रो को ये होता है। ठीक है, जैसे पैसा दिया तो पैसे के बदले सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों पार्टीज को पता है कि मैंने आपको पैसा दिया और पार्टी को पता है कि इसने मुझे पैसा दिया है, तो एक क्विड प्रो को बन जाता है कि आप उस पार्टी को ज़्यादा फेवर करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फेवर करते हो जिसने आपको पैसा दिया है। ठीक है, दैट इज बिटवीन द पावर सेंटर मतलब यहाँ पे पॉलिटिशियन। तो एक क्विड प्रो को डेवलप हो जाता है बिटवीन द पावर सेंटर एंड द पीपल हु आर द बेनिफैक्टर्स ऑफ दैट पावर, मतलब जिनको वो पावर से उनकी पावर से फायदा उठा रहे हैं। तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व करके रखा है, बट पूरा मुद्दा यही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आसपास। ठीक है, फिर क्या हुआ है, केरला जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो है वो बिल्स को पास ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा है कि गवर्नर के पास कुछ कुछ बिल्स हैं जो कि 2 साल से पेंडिंग फॉर मोर देन 2 years, देयर आर सम बिल्स दैट आर पेंडिंग फॉर मोर देन 2 years, इसलिए जो केरला गवर्नमेंट है दैट इज कंसिडरिंग टू मूविंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात क्या होती है, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 200 के बारे में। ठीक है, तो अगर हम स्टेट के लॉ मेकिंग के बारे में अगर हम जाने तो होगा क्या उसमें कि यहाँ पे आपके पास बिल बनाया स्टेट लेजिस्लेचर ने, बिल वहाँ से लेजिस्लेचर से असेंबली से पास हो गया। ठीक है, पास्ड बाय असेंबली। उसके बाद वो बिल जो है वो जाएगा हमारे गवर्नर को। ठीक है, गवर्नर को जाता है अंडर आर्टिकल 200 एंड देन गवर्नर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसको पास करना है, उसको रिजेक्ट करना है या फिर उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं, इसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो जब तक ये वाला स्टेप नहीं होगा, जब तक ये बिल पास होने के बाद यहाँ से जब बिल पास नहीं हो जाएगा, तब तक वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक उसको आप लागू नहीं कर सकते। तो वो यही बोलते हैं कि आप 2 साल से एक बिल को आपने लटका रखा है तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि गवर्नर जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्टेड होती है बाई पीपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, इलेक्टेड होती है, वेयर एज जो गवर्नर होते हैं वो सेंटर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सेंटर अपॉइंट करते हैं। तो केरला गवर्नमेंट ये कहती है कि जो गवर्नर हैं अगर बिल अपने पास रोक के रख लेंगे
दैट मीन्स कि आप जो पीपल ने जो गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रखा है, आप उसकी अथॉरिटी को कम कर रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है तो आप पास करिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब लेकिन आप कुछ उस पर एक्ट तो करिए, कुछ तो एक्शन करिए। इसको बस अपने पास रख लेना, ना उस पर हाँ बोलना ना ना बोलना, ये गलत चीज़ है। ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुई है उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब मुद्दे की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं केरला गवर्नमेंट कि देखो भाई हम तो इलेक्टेड हैं, फिर भी ये हमारी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, उस टाइप से बात हो रही है, ठीक है। एंड इसीलिए बोलते हैं कि ही हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ड्यूटीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आपको बिल्स को पास करना है और आप उन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। मूविंग अहेड, तो यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल न्यूज़, रीजनल न्यूज़ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। यहाँ पर फिर से बात आई है एयर क्वालिटी की। एयर क्वालिटी की हम पिछले 4-5 दिनों से एयर क्वालिटी को कंसिस्टेंटली कवर कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अब एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर हो चुकी है, ठीक है। इन द AQI वाली वीडियो हमने बात किया था कि AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके क्या हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो लेट्स रिवाइज इट अगेन। तो अगर हमने बोला कि 0 से 50 के बीच में है तो हम बोलते हैं कि एयर गुड है, ठीक है। अगर हमारी 51 से 100 के बीच में है देन इट इज कंसिडर सेटिस्फैक्टरी, कि ठीक है भैया काम चला लेंगे। अगर यही हमारी 100 से 200 के बीच में है तो हम इसको बोलते हैं मॉडरेट बोल देंगे, एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 200 से 300 के बीच वाली हो जाती है हमारी पुअर, 300 से 400 वाली हो जाती है हमारी वेरी पुअर, एंड जो छठी सबसे खराब कैटेगरी होती है वो होती है 400 से 500 वाली, जिसको हम बोलते हैं सीवियर, ठीक है, कि भैया बहुत ही खराब है, ये सीवियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी कैसी हो रही है हमारी, सीवियर हो रही है। दिल्ली में कैसी एयर क्वालिटी सीवियर है, सीवियर मतलब क्या है, 400 से 500 के बीच में हमारा AQI है, ठीक है। फिर हमने एक और चीज़ के बारे में बात की थी, दैट वाज अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस्ड अपॉन द AQI, किस तरह के AQI है, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ऐसे मेजर्स हैं जो ऑटोमेटिकली इनफोर्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो हमने जब देखा था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में, इसमें हमने देखी थी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो तब लगती है जब हम वेरी पुअर वाली कैटेगरी में होते हैं। वेरी पुअर कैटेगरी मतलब जब हम 300 से 400 के बीच का AQI होता है। सेकेंड वाली हमारी तब लगती है जब हम अपने सीवियर में सॉरी, दिस इज फॉर पुअर, that is 200 से 300. Second वाला is for very poor category, that is about from 300 to 400 AQI. And third is where this quality is severe, that is 400 से 500. and last में होती है हमारी emergency stage की अब इससे भी ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई हैं तो हम अपनी इमरजेंसी स्टेज को लगा देते हैं, ठीक है, जब हमारे पास AQI 500 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक। तो करेंटली हम किस में, हम सीवियर में हैं। जो सीवियर में तो कौन से स्टेज ऑफ GRAP में हो जाएंगे, हम हो जाएंगे थर्ड स्टेज ऑफ GRAP में, ठीक है। तो यहीं पे वो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टेज 3 ऑफ द GRAP में हम, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि AQI हमें 427 देखने को मिला, मतलब सीवियर कैटेगरी वाला देखने को मिला। हमने ये वाला भी कवर कर लिया। अब जब हम बात करते हैं, अब आप ये सोचेंगे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, अभी तक ऑड इवन स्कीम क्यों नहीं आई। तो ऑड इवन स्कीम तब आती है जब हमारे पास इमरजेंसी लेवल में हो जाती है। तो अगर यहाँ पर 427 से कि 500 से भी ज़्यादा हो जाएगा तो हम ऑड इवन लगाएंगे, ठीक है। खैर, अब हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि अभी हम स्टेज 3 में हैं, हम सीवियर में हैं, तो हमारे पास क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या न्यू प्रोहिबिशंस हैं। पहली चीज़ कि आप BS3 और BS4 की कार्स को नहीं चलाएंगे, ठीक है, BS3 BS4 की कार्स को नहीं चलाएंगे। BS6 वाली कार्स ही एप्लीकेबल हैं दिल्ली में चलाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, कुछ नया कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, किसी चीज़ को तोड़फोड़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा धूल होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। थर्ड, स्टोन क्रशिंग एंड माइनिंग, की स्टोन को आप क्रश नहीं कर सकते, माइनिंग जैसी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहीं पे बात हो रही है एक्स्ट्रा मेट्रो ट्रिप्स भी हो जाएंगी। अब क्या हो रहा है कि अब क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ को कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें। एज अ रिजल्ट हमने बोला कि मेट्रो की और नई नई ट्रेन को लेके आ रहे हैं, या मेट्रो की ट्रेन के बीच का जो टाइम है उसको वो कम करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। मूविंग अहेड, यहाँ पे वही फिर स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे प्रॉपर जो जो
पॉइंट्स कटे हुए हैं दैट आर प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर। यहाँ पे बहुत दिनों से एक जरांगे पाटिल करके एक एक्टिविस्ट हैं और उनसे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है फ्रॉम महाराष्ट्र। तो एक बार जस्ट बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, एंड ऑल नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट बट एक अवेयरनेस होनी चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पर जो ये एक्टिविस्ट हैं मिस्टर मनोज जरांगे पाटिल, ही इज़ डिमांडिंग मराठा रिजर्वेशन की जो भी लोग मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको आप स्टेट के जो सर्विसेज हैं या स्टेट की जो भी चीज पॉलिसीज हैं उसमें आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कराइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, टू ग्रांट ब्लैंकेट रिजर्वेशन। ब्लैंकेट रिजर्वेशन मतलब सारे मराठास को, ये नहीं आप कह रहे हो मराठा को कैटेगराइज कर दिया 1 2 3 4 कैटेगरीज में, जैसे हम बाकी SC ST कैटेगरीज में हम सब कैटेगराइजेशन करते हैं और फिर सोचें किसको देना है किसको नहीं देना है। वो कहता है नहीं, सारे मराठास को आप रिजर्वेशन दीजिए इन अ स्टेट अंडर अ OBC सर्टिफिकेट, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट के अंदर हम मराठास के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं मिस्टर मनोज जरांगे पाटिल, ओके। फिर यहाँ पे पूरा पेज इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, किस पार्टी ने किसको टिकट दिया उसके बारे में बात हो रही है। पूरा एडवर्टीजमेंट का है। यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर के बारे में बात हो रही है जिन्होंने ड्रीम 11 पे काम, ड्रीम 11 से कुछ पैसे जीत लिए और उसके बारे में पूरी स्टोरी है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक फिल्म मेकिंग पे है कुछ। फिर यहाँ पे तमिलनाडु के किसी कल्चर के बारे में, म्यूजिकल कल्चर और एक तमिलनाडु के चेट्टीनाड चाम के बारे में, नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बट इफ़ यू वांट टू रीड, आपका टेक्सटाइल से, आर्ट्स, हैंडलूम से अगर कुछ इंटरेस्ट है तो मे बी यू कैन रीड इट। फिर यहाँ पे आई रेड दिस होल आर्टिकल कि कैसे वेस्ट एशिया में बिटवीन इजराइल एंड बाकी वेस्ट एशियन पावर्स कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, कैसे आपका इश्यूज आए हैं, किसने क्या किया है, वो सब के बारे में, बट आई डोंट थिंक वेरी डायरेक्टली रिलेवेंट, सो विल जस्ट स्किप दिस। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सितंबर में पूरा क्या चीज़ चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो हमें कम होती दिख रही है। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कंसिस्टेंटली इसको डिस्कस किया है कि हमारे पास जो GDP के पैरामीटर्स हैं वो स्लो डाउन होते क्यों दिख रहे हैं। एक बार फटाफट से उसको फिर से करेंगे। तो जब हम GDP एक्सपेंडिचर मेथड से बात करते हैं तो GDP हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज C+I+G+X-M। कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेंडिचर किया, हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं, एंड M मतलब इंपोर्ट कितना है, ठीक है। इंपोर्ट को हम इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि क्या होता है कि इंपोर्ट का पैसा, मतलब हमने मान लो अगर 100 रुपये खर्च किए इंपोर्ट में, तो इसको हमने 100 रुपये को GDP से माइनस इसलिए किया कि अगर आप ये 100 रुपये कुछ इंडिया का सामान खरीदते तो वो GDP में ऐड हो जाता है, बट अब क्योंकि आपने उस 100 रुपये का इंपोर्ट कर लिया तो 100 रुपये अब इंडिया का सामान खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम GDP में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल में ये कहते हैं कि क्या हुआ है कि कंजम्पशन जो है वो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों कम कंज्यूम कर रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब्स नहीं, जब जॉब्स नहीं होंगी तो पैसा कहाँ से आएगा। इन सब की चीज़ों में क्या हो रहा है कि कंजम्पशन कम हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। अब जब लोग खरीद ही कम रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि जो कंपनीज हैं वो कम इन्वेस्ट करेंगी, वो कम नई नई फैक्ट्रीज लगाएंगी, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है कि हमने देखा कि इस बार हैवी रेन्स आ गए। हमने देखा सितंबर में हैवी रेन्स आए थे, हैवी रेन्स इन दी सितंबर, ठीक है, इन दी सितंबर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड फॉर सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील, इन सब की जो डिमांड्स है वो कम हुई। सीमेंट गीली हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की, अब पंखे की डिमांड कम हो गई, एसीज कम चल रहे हैं, स्टील में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक गई हैं बारिश की वजह से। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि कंजम्पशन डिमांड इन तीनों सेक्टर्स की जो काफी ज्यादा डिमांड को कंट्रीब्यूट करते हैं, GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कम हो गई, ये दिखाया, ठीक है। तो प्रोडक्शन अक्रॉस 8 कोर सेक्टर्स जो है सब में कम हुई है, ठीक है। तो ये दिखा दिया हमने कि कैसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं, पिछले हमने कुछ आर्टिकल्स में ये बात किया था कि अब क्योंकि इलेक्शन सीजन आ रहा है, 5 स्टेट्स में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, फिर 2024 के नेशनल इलेक्शन है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि आप कोई बहुत बड़े प्लान्स, बहुत बड़ी पॉलिसीज जो हैं वो ड्यूरिंग इलेक्शंस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्शंस आप नहीं करोगे, फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है उनका ध्यान थोड़ा सा इकोनॉमी से हटके पीपल प्लीजिंग की तरफ जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी हाई है बट वो भी शायद थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक तरफ हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एक तरफ हमारे पास वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन आई हुई है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एक्सपोर्ट डिमांड है ना वो भी हमारी
कम हो रही है, ठीक है। और इम्पोर्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इम्पोर्ट्स में क्या हो रहा है कि अब क्योंकि हमारे पास वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, ऑयल जो है वो महंगा हो गया है, ठीक है। ऑयल जब महंगा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसको इम्पोर्ट करने में। एज अ रिजल्ट इम्पोर्ट जो है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट जो है वो बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट जीडीपी से ज़्यादा अमाउंट माइनस हो रहा है। इन सारे पांचों फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं थोड़ी सी जो जीडीपी है वो स्लो हो रही है और ग्रोथ मोमेंटम जो है वो हमारा कम हो रहा है। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वही हमने बात किया है कि अभी हमारे पास की डिमांड, वीकनिंग डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की कि जीडीपी जो है वो कम क्यों हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब समझने के लिए, और मे बी आप आगे कहीं भी मेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जहाँ पे बोला है जो भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, वीज़ाज नहीं है, वो सारे माइग्रेंट्स टू लीव द कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप, अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है, वैलिड कागजात, वैलिड वीज़ाज एंड पासपोर्ट्स नहीं है, तो आप कंट्री को छोड़े, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि इट हैज़ थ्रोन द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज इन जियोपार्डी। अब जिसकी वजह से, ऑल्दो इन्होंने स्पेसिफिकली कहीं नहीं मेंशन किया कि सिर्फ अफगानिस्तानियंस पे है, बट क्योंकि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से आने वाले सबसे ज़्यादा लोग अफगानिस्तान से ही आए हैं, तो इसलिए अफगानिस्तान रेफ्यूजीज की लाइफ पे इसने एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ये जजमेंट, ठीक है। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, तो पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि इस द प्रेजेंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैज लेड टू राइजिंग क्राइम्स एंड टेरर अटैक्स, ठीक है, एंड इज ट्रेनिंग इट स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, ठीक। तो वो पाकिस्तान कहते हैं कि यार ये लोग बाहर से आ जाते हैं, पहली चीज़ क्या है कि इनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, इनके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए हमारे पास क्या होता है, क्राइम एंड टेरर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्राइम कैसे कि मे बी आप चोरी चकारी करेंगे, दूसरों को मारेंगे, उनका सामान लूट पाट करेंगे, रॉबरी करेंगे, फर्स्ट। दूसरी, आपके पास जब जॉब्स नहीं है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपको बहुत इजीली रिक्रूट कर लेती हैं कि अच्छा तुम हमारे लिए ये काम करो, हम तुम्हें खाने पीने के पैसे देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके यहाँ टेररिज्म और क्राइम बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि पहले ही उनके पास खुद को खाने के पैसे नहीं हैं, अगर और ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इकोनॉमी पे रेशन डिमांड करेंगे और ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, तो वो भी इशू हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें दिखाए। अब ये पाकिस्तान ने आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ये आर्ग्यूमेंट किसी भी कंट्री पे वैलिड है, इवन फॉर इंडिया पे वैलिड है कि इंडिया जैसे कंट्रीज या कोई भी जैसे कंट्रीज इलीगल इमिग्रेशन क्यों नहीं होने देते, या फिर इलीगली लोगों को आने से क्यों मना करते, क्यों इसलिए मना करते, क्यों, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, क्राइम बढ़ सकता है, टेररिज्म बढ़ सकता है, एंड स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर एक चीज़, तो ये तो हमें पाकिस्तान पे हो गई। फिर एडिटर जो है यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जब आपकी जो क्राइसिस है, पाकिस्तान और जिस सिचुएशन में है कि इकोनॉमी फेल हो रही है और बहुत सारे क्राइम बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है विद इन द कंट्री, उसके रीज़न ये मिलिटेंट्स या इसके रीज़न ये माइग्रेंट्स नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि व्हेन योर मिलिट्री एंड सिविलियन लीडरशिप, ठीक है, एक तरफ आर्मी और एक तरफ इनकी जो गवर्नमेंट है, वो आपस में पावर गेम्स खेल रहे हैं, आपस में गेम्स लड़ रहे हैं कि किसके पास ज़्यादा पावर्स हो जाएगी, एंड एक दूसरे को आउटविट कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हाथ में ज़्यादा पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो नेग्लेक्ट हो गई, ठीक है। आपस में मिलिट्री और गवर्नमेंट लड़े जा रहे हैं, पावर 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 कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी पे कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, ठीक है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी चैलेंज आप फेस कर रहे हो आज, जहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे सुसाइड बॉम्बिंग हो जा रही है या पाकिस्तान के ऊपर ही टेरर अटैक्स हो रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी चैलेंज आप ये देख रहे हो वो आप ही के डुअल पॉलिसी ऑन टेरर का नतीजा है। डुअल पॉलिसी ऑन टेरर क्या, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि टेररिज्म से लड़ रहे हो, ठीक है, जो आपके ऊपर टेररिज्म कर रहे हैं उनसे आप लड़ रहे हो, लेकिन आप दूसरे देशों के ऊपर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। एज अ रिजल्ट, जैसे एक हिलरी क्लिंटन है, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि इफ़ यू पेट snakes in your backyard, those same snakes will one day come and bite you। मतलब अगर आप अपने ही गार्डन में सांप पालेंगे, भले ही पड़ोसी के लिए अगर आप सांप पाल रहे हो अपने गार्डन में, तो एक ना एक दिन वो सांप तुम्हें खुद काटेगा के। तो यही पाकिस्तान के टेररिज्म की तरफ अप्रोच के बारे में भी यही कहता है कि आप जब एक तरफ दूसरे नेशंस के लिए टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो टेररिज्म आपके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो दिस इज ऑल व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू, क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हमने बात कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आया बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने बेसिक जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कैसे पूरी बायोडाइवर्सिटी को चलाते हैं, उसके बारे में है। तो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन कि व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड कैसे कैसे इनकी पूरी सिस्टम चलती है, ओके।
सो लेट्स सी। तो हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वन सेकेंड, यस, तो हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को डिक्लेयर करता है अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ओके, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को हम MAB प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके अंदर ये नेशंस में बायोस्फीयर रिजर्व्स को ये बताते हैं कि क्या क्या है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट ने जो रिकॉग्नाइज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन MAB के अंदर इंडिया के सिर्फ 12 ही बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो इंडिया ने 18 रिकॉग्नाइज किया लेकिन MAB में 12 है, तो यानी कि 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हैं जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज तो कर रखे हैं बट MAB के हिसाब से, यूनेस्को के हिसाब से वो बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो हमें इन सारे 12 की लिस्ट याद करनी है, बट हमें वो 6 को भी याद करना है अलग से, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि एक्स बायोस्फीयर रिजर्व जो है इज अ पार्ट ऑफ MAB। ठीक है, अब हो सकता है कि इट इज लाइक रन ऑफ कच्छ है, तो रन ऑफ कच्छ अगर उसने बोल दिया कि रन ऑफ कच्छ इज अ पार्ट ऑफ MAB, तो येस इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ MAB। तो हमें इस तरह से स्टेटमेंट्स के लिए, प्रीलिम्स के हमें तैयार होना है। तो लेट्स, हमें वैसे तो सारे याद करने हैं कि 18 के 18, बट हम देख लेते हैं कि कौन से वो 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज करें बट यूनेस्को ने नहीं रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले हो जाएगा रन ऑफ कच्छ गुजरात में, सेकंड इज शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में, असम के 3 हैं, क्या क्या, मानस, दिब्रू सैखोवा, दिबांग दिबांग, दिहांग दिबांग, एंड लास्टली हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो दीज आर द 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट आर पार्ट ऑफ इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व्स बट नॉट यूनेस्को का। ठीक है, फिर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या क्या होते हैं, तो हमने देखा कि एक रीजन हमने देखा है सबसे अंदर वाला होता है इसका कोर रीजन। ठीक है, कोर रीजन जो होता है यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नो डिस्टर्बेंस कर सकते हो आप, यहाँ पे सारे जानवर रहेंगे, यहाँ पे आप कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे और यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ठीक है, पर मतलब सॉरी, ह्यूमन कोई भी जा नहीं सकता, नॉट इवन फॉर टूरिज्म भी नहीं कर सकते यहाँ पे, ये घने जंगलों में होता है, यहाँ पे कोई टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके जो बाहर वाला जोन होता है उसका हम बफर जोन कहते हैं। बफर जोन में हमारे पास क्या होता है, ट्रेनिंग करनी है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, टूरिज्म करना है, जैसे हम बात करते हैं जंगल सफारीज के बारे में बात करते हो, आप रह नहीं रहे हो यहाँ पर बट आप इन एरियाज में जा सकते हो, जाके वापस आ सकते हो, वो सब चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमल मतलब कम से कम बट हाँ थोड़ा बहुत ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी है यहाँ पर। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आती है हमारी ट्रांजिशन जोन की। ट्रांजिशन जोन मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन जोन मतलब कि बाहर का इन्वायरमेंट जहाँ पे ह्यूमन ही ह्यूमन है और अंदर का इन्वायरमेंट जहाँ पे एनिमल ही एनिमल है, तो उन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, कम्युनिटी कैन लिव, जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज हैं दे कैन लिव। यहाँ पे आप रिजॉर्ट्स बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म के अंदर आता है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि आपको जंगल के अंदर रहने को मिलेगा, तो आप रिजॉर्ट्स बना सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कि थोड़ा बहुत बी कीपिंग कर लिया या फिर ट्रेडिशनली जो भी उग रहा है उस रीजन में वो उगा लिया, फ्रूट्स उगा लिया, उस तरह की चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी कर सकते हो ट्रांजिशन जोन में। तो 3 जोन है, कोर जोन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड, मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कुछ नहीं है। बफर जोन में मिनिमल ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि टूरिज्म एंड साइंटिफिक स्टडीज, एंड लास्ट जो ट्रांजिशन होता है वहाँ पे आप थोड़े थोड़े सेटलमेंट्स एंड कम्युनिटीज वहाँ पे रह सकते हैं जाके। ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात हो रहा है कि क्या यूनाइटेड नेशंस टूथलेस है एंडिंग वॉर में, मतलब यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं रहा है क्या, बिल्कुल ही किसी काम के नहीं बचे आप। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहली बात तो ये देखते हैं कि हमने देखा 7 अक्टूबर को, ठीक है, 7 अक्टूबर को हमास इसराइल का अटैक हुआ। ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। रशिया यूक्रेन वॉर, सेकंड इजराइल हमास का इशू, थर्ड तालिबान इन अफगानिस्तान, फोर्थ म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट की रूल है। जुंटा गवर्नमेंट मतलब ऐसे मिलिटेंट्स ने अपनी एक सरकार बना रखी है। आप इन सब में से किसी चीज़ को भी आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, ये पिछले 2-3 साल में होने वाली घटनाएं हैं जिनके बारे में UN बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यही बात है कि क्या आप बिल्कुल ही टूथलेस हो गए, आप किसी काम के नहीं हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जब हमने UN को बनाया था, UN का जो मेन काम था ना, मेन वर्क ऑफ US वॉज टू हैव पीस एंड स्टेबिलिटी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बाद में बनाया गया था और
इसका काम ही पीस एंड स्टेबिलिटी है, बट अब देख रहे हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूएन जो है, तो यूएन के बारे में हमने बात की कि आपका काम है ग्लोबल ऑर्डर को बना के रखना। उन्होंने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर जो है 2 चीज़ों से बनता है। ग्लोबल ऑर्डर मतलब क्या है कि पूरे विश्व में एक तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, हर चीज़ सही तरीके से चल रही है, वो 2 चीज़ों से डिटरमाइन होती है। पहली चीज़ कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज अमंग द मेजर पावर्स। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज अमंग द मेजर पावर मतलब कि जितनी भी पावर्स हैं करंटली अगर हम बात करें तो यूएनएससी में हमारे पास P5 करके ग्रुप है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द वो है, इनको हम कंसिडर करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स थे एक टाइम पे। तो ये कहते हैं कि जब मेजर पावर्स हैं उनके व्यूज सेम रहेंगे तभी आप ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि एक पावर कहेगी कि हम एक्स चीज को सपोर्ट करते हैं, दूसरी पावर कहेगी नहीं हम वाई चीज को सपोर्ट करते हैं, तो तुम एक्स और वाई के बीच में लड़ते रह जाओगे और ग्लोबल ऑर्डर नहीं आ पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज वो कहते हैं कि इट मस्ट सीक टू प्रोवाइड अ ग्लोबल पब्लिक गुड। ठीक है, अगर आप ग्लोबल ऑर्डर चाहते हो, ग्लोबल शांति चाहते हो, तो आप जब पावर को एक्सरसाइज करोगे वो ग्लोबल गुड, वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है इसलिए मैं करूँगा, भले ही पूरी बाकी कंट्रीज जो हैं वो लॉस में जाए। ओके, सो ये 2 क्राइटेरिया है कि पहली चीज़ कि आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज होने चाहिए, आपस में आपके मन मिलने चाहिए। सेकंड, आपको क्या हो रहा है कि हमारे पास आपके पास आप ग्लोबल गुड, यूनिवर्सल ग्लोबल पब्लिक गुड को प्रमोट करो। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या है, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि जो यूएन है इट हैज़ गेन्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप। ठीक है, यूनिवर्सल मेंबरशिप मतलब अप्रॉक्सीमेटली 193 194 कंट्रीज जो है वो यूएन का मेंबर बन गए हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन द इक्वेशंस ऑफ पावर्स आर नॉट परमानेंट है, दे चेंज। ठीक है, हमने देखा कि आपने सारे नेशंस को आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो लेके आए हो, बट जो और उन नेशंस के बीच की जो पावर इक्वेशन है वो सेम नहीं है। एज अ रिजल्ट लेजिटिमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स इरोडेड। क्यों? अब हम बात करेंगे P5 में हमारे पास है रशिया, ठीक, चाइना, यूएस, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर जब 2 चल रहा था तो ये सारी पावर्स जो थी एक ही अंदर थी, एक ही उसमें थी, इनको हम एलाइड पावर्स बोलते थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये सब एक ही उसमें थे तो इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे थे। ठीक है, तब यूएन बना तो लगा कि हाँ भाई आप पांचों सही से काम कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, कोल्ड वॉर होने लगा, रशिया जो है वो अपना थोड़ा सा अलग होने लगा, पर चलो तब भी काम कर जाते थे। फिर हुआ 1990s के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यहाँ पे यूएस लेड वर्ल्ड का ग्रोथ होने लगी, जहाँ पे रशिया की जो पावर थी वो बिल्कुल रही नहीं थी, सोवियत यूनियन पूरा टूट गया था। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि पूरा जो ये P5 था वो यूएस लेड इंटरेस्ट से चलता था, यूएस जैसा कहता था, यूएस की बात ज़्यादा मानी जाती थी और उसी के बेसिस पे चीज़ें चलाई जाती थी। एज अ रिजल्ट अगर यूएस ने कह दिया हमें मान लीजिए कि अफगानिस्तान में हमें अपनी ट्रूप्स को खड़ा करना है, जब 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद यूएस ने कहा कि चलो हमें अफगानिस्तान में जाना है, तो सब मान गए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इन सब के व्यूज मिल रहे हैं, ये सब आपस में मन मिले हुए हैं, तो तब तक यूएन ढंग से काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रशिया अपने अलग इंटरेस्ट हैं, चाइना के अपने अलग इंटरेस्ट हैं। अब क्या हो रहा है कि वेस्ट वर्सेस रशिया चाइना हो गया, तो अब दोनों एक दूसरे की बात को काटने में लगे रहते हैं। एज अ रिजल्ट यूएन कुछ कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विद द मेजर पावर्स डेवलपिंग सीरियस डिफरेंसेस, ठीक, इट हैज मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द यूएन with its frozen membership of decision making bodies to be able to undertake any meaningful actions। कि अब आप आपस में लड़े जा रहे हो इसलिए अब आप meaningful actions नहीं ले सकते। दूसरी चीज क्या है कि with your frozen मेंबरशिप ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडीज जैसे कि हमारे पास यूएनएससी हो गई। अब एक बात बताओ, यूके का आज के ज़माने में क्या रोल है? ब्रेग्जिट से आपने मतलब ईयू से आपने एग्जिट कर लिया, इकोनॉमी आपकी खुद सही चल नहीं रही है, आपको क्या लगता है यूके की आज उतनी सिग्निफिकेंस रह गई है कि वो P5 का मेंबर बने रादर देन कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, इनको पार्ट होना चाहिए P5 का? लेकिन आपकी जो मेंबरशिप है वो फ्रोजन है। एज अ रिजल्ट इन सब चीज़ों की वजह से आप कोई ढंग का एक्शन ले ही नहीं पाते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बात करें, द यूएनएससी जब तक इसमें वीटो है, दूसरा क्या हो रहा है कि एक चीज तो ये हो रही है कि आपकी मेंबरशिप नहीं चेंज हो रही है, आपके आपस में जो मन मुटाव है वो बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए आप एक उस पर नहीं है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि यूएनएससी में वीटो का कॉन्सेप्ट है। वीटो मतलब अगर मैंने ना कह दी एक प्रपोजल पे, मैंने अगर मतलब 5 मेंबर्स में से किसी एक ने भी ना कर दिया तो वो प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट वीटो। तो यूएनएससी में जब तक वीटो है
तब तक आप कोई भी इंटरनेशनल इशू को एड्रेस कर ही नहीं सकते हो जहां पर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द परमानेंट नेशंस आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर ये परमानेंट नेशंस के अगर इशूज जब तक कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तब तक आप कोई मुद्दे के ऊपर एक प्रॉपर डिसीजन ही नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी एक वीटो लगा देगा और फिर उस पर कोई हम बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो वीटो वाला इशू आ जाता है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर यूएन कोई सोल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो हम सोल्यूशन कहाँ ढूंढें, क्या करें जाके, है ना। जब इतनी क्राइसिस आ रही है वर्ल्ड में तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि 128 कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जहाँ पे बोला गया कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज लेके आओ इन गाजा, मतलब यहाँ पे सीज फायर लेके आओ, वायलेंस को खत्म करो ताकि लोगों की जो जाने जा रही है उसका बचा सको। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट मेजर पावर्स आर नॉट विलिंग टू सी आई टू आई ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ सीज फायर। ठीक है, तो आपका एक रेजोल्यूशन है कि भाई सीज फायर तो लेके आओ। हम ये नहीं कह रहे कौन साइड सही है कौन साइड गलत है, किसके ऊपर क्या वो होने चाहिए, कौन साइड वॉर जीत रही है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। बात यहाँ पे ये हुई थी कि एटलीस्ट वायलेंस तो खत्म करो, सीज फायर तो लेके आओ, फायरिंग को तो बंद कराओ। उसके ऊपर भी नेशंस अपने आपस के डिफरेंसेस को नहीं हटा पाए या आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक रेजोल्यूशन नहीं ला पाए ऑन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ सीज फायर। तो ये दिखा रहा है कि कितना फेल कर रहे हैं हम यूएन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर यहाँ पे बात आती है कि अब हम जैसे करंट उसके बारे में बात करें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग टाइज विद बोथ द साइड्स। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन में देखा कि रशिया को भी आप सपोर्ट करना चाहते हो, यूक्रेन को भी सपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर और वहां पे इंडिया ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी किया कि आप हमें नेगोशिएट करने दीजिए, नेगोशिएट करिए, एंड करिए। लेकिन वो कह रहा है कि फिर इजराइल वाले मुद्दे पे इंडिया इतना चुप क्यों है, या फिर इंडिया की लिटिल डिप्लोमेटिक विलिंगनेस क्यों है। तो उसके ऊपर ये आंसर करते हैं कि आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, आप गल्फ अरब स्टेट्स के बारे में ही देख लो, उनके अंदर भी बहुत कम सिंपैथी है। क्यों कि इजिप्ट एंड जॉर्डन, इवन इन इजिप्ट एंड जॉर्डन जो बिल्कुल बगल बगल में, उनके ऊपर ही बहुत, उनके पास भी बहुत कम सिंपैथी है। जैसे हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो आसपास के नेशन, जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया, तो जैसे मान लो ये यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया ने अटैक किया, तो यहाँ से जो जो लोग भागे वो पोलैंड जैसी कंट्रीज ने उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, पोलैंड जैसी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इजराइल हमास वॉर में जो लोग हमास वाले रीजन, मतलब गाजा स्ट्रिप वाले रीजन से भाग रहे हैं, उनको कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड जॉर्डन उनको लेने के बारे में बात ही नहीं कर रहे। मतलब क्यों, दैट इज इजिप्ट हैज केप्ट इट बॉर्डर्स क्लोज्ड फॉर द पैलेस्टीनियंस है, इट डज नॉट वांट एनी रिफ्यूजीज हो जाएगा। तो वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे आर्टिकल में, पूरे कॉलम में ये कहा है कि आप दोनों वॉर्स को एक लेंस से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के बारे में तो आप छोड़ो, आपके बगल वाले स्टेट्स ही विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हैं कि उन रिफ्यूजीज को ले पाए। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बात की है। बस यही था ओवरऑल पूरा आर्टिकल। मूविंग अहेड, यहाँ पे वर्कर प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी बात हुई है। इकोनॉमिक ऑप्शनल जिनका है वो लोग इसको रीड कर सकते हैं, बाकी बहुत कम पॉइंट्स निकलेंगे एग्जाम रेलिवेंट, बट लेट्स सी एक बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, तो उन्होंने बोला कि इंडिया में अगर आपको एक अच्छे डेवलपिंग स्टेटस पे जाना है, डेवलप्ड स्टेट पे जाना है, तो आपको मिनिमम 70 आवर्स पर वीक, ठीक है, पुट इन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग, अगर हमने माना कि संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है, तो आपके पास 6 days अ वीक है। ओके, 6 days अ वीक वुड मीन अराउंड 11 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, 11.2 या 11.4 घंटे आपको दिन भर में रोज काम करना पड़ेगा। तो इस ये उन्होंने बोला, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज इरप्ट हो गए कि आप भाई क्या मतलब, आप क्या चाहते हो कि इंसान आधा दिन अपना सिर्फ वर्क प्लेस पे निकाल दे, उसके बाद आप घर ट्रैवल करना, बाकी चीजें करना, बाकी चीजों के लिए टाइम कहाँ बचेगा। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग क्या हो रही है कि आप कैसे कह सकते हो कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, कैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो जो टाइम होता है एक वर्कर का, वो एक लेजर में टाइम होता है, एक वर्क में टाइम होता है। ठीक है, लेजर मतलब घर में जाना, थोड़ा रिलैक्स करना, या फिर थोड़ा माइंड को सेटल करना, काम करना, इस तरह की चीज़ों को हम लेजर में काउंट करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि जैसे हम जब पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो वी ऑल नीड 10 मिनट्स के ब्रेक, हाफ एन आवर के ब्रेक, ताकि हम माइंड को रिफ्रेश कर सके और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आप कहते हो कि 24 घंटे के 24 घंटे आप
काम करोगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, नहीं। योर माइंड नीड्स रिलैक्सेशन एंड लेजर टू बी एबल टू बी प्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये एक इशू आया था कि आप ज्यादा घंटे डज नॉट मीन कि ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक। तो उस पर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ये बोली गई हैं। पहली चीज़, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे ये बोला गया, जब हम वर्कर के बारे में बात करते हैं तो उसकी मेंटल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। मेंटल कैपेसिटी जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जो अपनी टेबल पे बैठे बैठे ही अपने दिमाग की मदद से काम करते हैं सारा। लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो लेबर प्रोडक्टिविटी इज अबाउट मैनुअल, वर्कर प्रोडक्टिविटी इज अबाउट मेंटल वर्क। एंड मेंटल वर्क में आपका टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपका माइंड कितना काम है, आपका माइंड की स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन व्हाट अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग। वेयरएज अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें, लेबर प्रोडक्टिविटी मैनुअल लेबर से रिलेट करती है कि आप कितना मैनुअल लेबर में काम कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंडेंट होती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि जैसे आपकी ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है, और ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है दैट इज बेस्ड अपॉन तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा न्यूट्रिशन, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। एंड अगर जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा इट विल एनहांस द एबिलिटी ऑफ द लेबर टू बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है उतना ज्यादा आप प्रोडक्टिव इन नेचर हो। एज अ रिजल्ट यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ लेबर डिटरमाइन करती है, वैल्यू ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है रादर देन टाइम ऑफ द लेबर। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक इंसान जिसको बहुत स्किल्ड है मतलब प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल है मे बी इन पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग में प्रोफेशनल है, ही कैन कंप्लीट अ रूम इन 1 day, ओके। वेयरएज अ पर्सन लाइक मी एंड यू जिनको पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको कुछ आता नहीं है, अगर आप उनको ब्रश पकड़ा दोगे तो आई विल कवर दैट रूम मे बी 1 day, और मे बी यू कैन से 1 day में भी 6 hours में वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वेरएज अगर मैं पेंट करूंगी तो आई विल मे बी कवर द रूम इन लाइक 30 hours, ठीक है। मैं 3 दिन लगा दूंगी, 4 दिन लगा लूंगी, 30 घंटे लगा के मैं उस काम को कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे पता नहीं है किस किस तरह से स्ट्रोक्स मारने हैं, किस तरह से क्या करना है, क्या टेक्निक से नहीं पता मुझे। एज अ रिजल्ट मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा रही हूँ, बट क्या मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ? नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ योर लेबर, दैट इज बेस्ड अपॉन योर ह्यूमन कैपिटल, दैट इज बेस्ड अपॉन योर स्किल्स, दैट इज बेस्ड अपॉन योर एक्सपर्टीज। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि आप कितने घंटे पुट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ द लेबर क्या है, ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं कि रिडक्शन इन द वर्किंग आवर डज नॉट हैम्पर द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि आप जब रिडक्शन इन टाइम ऑफ लेबर करोगे तो आप लेजर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आप रेस्ट करने में, रिलैक्स करने में ज़्यादा टाइम करोगे, विच इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब एक बात बताओ, जिस इंसान ने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं वो ऑब्वियसली खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो उनका काम पे ज़्यादा मन लगेगा, काम पे ज़्यादा मन लगेगा तो ही विल बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क। एज अ रिजल्ट लेजर भी उतना ज़रूरी है जितना काम ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये भी बोला है कि एक हमारी रिपोर्ट है वो कहती है कि इंक्रीज इन इनकम्स ऑफ द पीपल ऑफ द रिचेस्ट पीपल इज नॉट लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एक तो हम चलो गरीबों के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो जो पुअर पीपल होते हैं वो मैनुअल वर्क करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, जितनी ज़्यादा देर वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम आएगी और उतना ज़्यादा वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रिच पीपल के बारे में बात करें तो रिच पीपल का प्रोडक्टिविटी और उनकी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बहुत रिच पीपल होते हैं उनको या तो अपनी जनरेशन से बहुत सारी इनहेरिट हो जाती हैं चीज़ें, या फिर वो बस उनके पास, जैसे अगर हम बात करें मार्क जुगरबर्ग हैं या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, वो सब लोग वी हियर कि वो मे बी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक एक सेकंड में कमा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो $1000 का काम कर रहे हैं एक सेकंड में। इट्स जस्ट कि उनके पास शेयर होल्डिंग्स इतनी सारी हैं, उनके पास उनकी कंपनी अच्छी कर रही है, कंपनी में लगे रहने वाले हजारों लोग अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। एज अ रिजल्ट जो सुपर रिच क्लास है या तो वो ट्रांसफर्स ऑफ वेल्थ से काम करते हैं या फिर अपने शेयर होल्डिंग वगैरह इससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो फिर वही बात हो रही है कि प्रोडक्टिविटी और इनकम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर
यहाँ पे पूछा है कि क्या इंडिया में सबसे वन ऑफ द लोएस्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट इनकम है, ठीक है, इनकम जो है वो बहुत कम हो रही है, 1 घंटे काम की सबसे कम इनकम, वन ऑफ द सबसे कम इनकम इंडिया में मिलती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के वर्कर्स जो है लेबर प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, काम ही नहीं करते हैं? तो वो कहते हैं कि ये सो या बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स हमने ये देखा कि इंडियंस हैव वन ऑफ द लोएस्ट वेजेस इन द वर्ल्ड, फिर भी इंडियंस आर अमंग द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है या जितना टाइम आप अपने काम में दे रहे हो वो आपकी प्रोडक्टिविटी, वो आपकी इनकम को डायरेक्टली दिखाए। ठीक, हमारे पास इशू ये नहीं है कि हम टाइम कितना दे रहे हैं, इशू ये है कि हम शायद जिस सेक्टर्स में हैं वो सेक्टर्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। क्यों? कि अगर हम बात करें चाइना के बारे में, चाइना जो है वो स्टील के प्रोडक्शन एंड उसके सेलिंग में बहुत आगे हैं और वो 40% लोअर कॉस्ट में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। वेयर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर चूजिंग टू मूव आउट ऑफ हायर एंड एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द बैक एंड एक्टिविटीज ऑफ माइनिंग एंड स्मेल्टिंग। देखो, वी ऑल नो कि जितना कोई भी सामान वैल्यू चेन में जितना आगे जाएगा उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बिस्किट के बारे में बात करें, तो अगर हम गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं आप सेल करोगे, 1 kg गेहूं आप सेल करोगे मे बी फॉर 100 रुपीज़, ठीक है। उसका जब आटा बनेगा, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, उसका जब आटा बनेगा तो 1 किलो शायद मे बी 120 रुपये का बने। जब उसके आपने बिस्किट बनाए फैक्ट्री लेवल पे तो वो बिस्किट्स में भी पड़ेंगे 1 kg फॉर 300 रुपीज़। जब आप एक रिटेलर को बेचोगे तो मे बी एक रिटेलर के लेवल पे दैट बिस्किट्स आर फॉर 500 रुपीज़ एंड फॉर अ कंज्यूमर दैट 1 kg biscuits would cost for 1000, that would cost for 1000 rupees. So the thing is, the higher you move on the value chain you earn more. So what happens is Chinese are producing steel in these levels, in the back end activities of manufacturing and selling, whereas in case of India what you're doing is you're moving to the back end activities of mining and smelting. As a result आपकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है that is giving you very less amount of profits and very less amount of money. So आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। That was the whole article. Then moving ahead, यहाँ पे बात हो रही है कि 2+2 डायलॉग के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज 2+2 डायलॉग? 2+2 डायलॉग ये होता है जहाँ पे दो नेशंस के बीच के डिफेंस मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में बात करते हैं। तो 2 मतलब यहाँ पे 2 डिग्नेटरीज हैं, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तो यूएस के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया आने वाले हैं फॉर द 2+2 डायलॉग। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में बात हो सकती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट दी नेक्स्ट क्वाड की समिट है, उसको होस्ट कर रही है, तो उसके बारे में भी बात करनी है, कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या एजेंडाज होने चाहिए। दूसरा एजेंडा इनके पास क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर है, वहाँ पे कैसी चीज़ें एस्केलेट करें, वहाँ पे चीज़ों को कैसे संभालना है। तीसरा एजेंडा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स लाने के बारे में बात हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इनमें क्या रिफॉर्म्स लाने के बारे में बात हो रही है। फिर चौथा है इजराइल हमस वाला, इजराइल हमस के इशू के बारे में दोनों ही स्टेट, बोथ यूएस एंड इंडिया, दोनों ही क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पहला चीज 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन मतलब क्या है कि 2 स्टेट बनाओ, 2 स्टेट मतलब एक इजराइल बनाओ एक पैलेस्टीन बनाओ, ठीक है, सारी फसाद की जड़ खत्म कर दो, एक इजराइल बना दो एक अलग से पैलेस्टीन बना दो, 2 स्टेट सोल्यूशन। सेकंड कि आप जो ह्यूमैनिटी है उसके बारे में सोचो, आप वायलेंस को कम करो, वायलेंस को खत्म करो। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, दैट इज अबाउट प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्स्ट। सेकेंड क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करो एंड 2 स्टेट सोल्यूशन को प्रमोट करो। फोर्थ मुद्दा जो यहाँ पे बात होगी दैट इज अबाउट इंडिया एंड कनाडा। इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस थोड़े खराब हो रहे हैं एंड यूएस के लिए इंडिया जितना इंपॉर्टेंट है कनाडा भी उतना इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट यूएस इज वेरी कंसर्न कि इसको कैसे टैकल करना है। फिर और क्या बात हो सकती है कि चाइना को कैसे टैकल करना है, साउथ एशियन नेबरहुड में क्या क्या चीज़ हो रही है उनके बारे में कैसी बातें करनी, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होगी। मूविंग अहेड, ये फिर से पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है। यहाँ पे असेंबली पोल्स, दैट इज जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है उनके बारे में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि क्योंकि हमने देखा है कि वोटर अपैथी है अमंग यंग इंडियंस, जो लोग 18 साल, समझ लो आप 18 से 30 उम्र के बीच के जो लोग हैं वो सबसे कम वोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। एज अ रिजल्ट एनसीईआरटी सोच रहा है कि इलेक्टोरल लिटरेसी, इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एनसीईआरटी में कुछ कुछ कंटेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे डेटा देखा गया कि 297 मिलियन जो लोग हैं आउट ऑफ 910 मतलब मिलियन, मतलब क्या हो रहा है, दैट इज अबाउट 91 लाख लोगों में से आपके 29 लाख लोगों ने वोट ही नहीं किया, यानी कि 1/3 लोगों ने वोट ही नहीं किया। 91 लाख लोगों में से 29 लाख लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। 1/3 लोग जब वोट नहीं कर रहे, अच्छी चीज नहीं है। एज ए रिजल्ट ये क्या करेंगे, ये इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को कि डेमोक्रेसी क्यों हो चाहिए, डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी से आप क्या अचीव कर सकते हो, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों करना ज़रूरी, इस तरह की चीज़ों को अपने सिलेबस में डालेंगे। एक ईसी इलेक्शन कमीशन एक फ्लैगशिप स्कीम भी चलाती है जिसको हम बोलते हैं स्वीप, SWEP। ये मैं जब कॉलेज में थी तब भी चलता था, जहाँ पे ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे ये लोग वोटिंग, अगर आप 18 से ऊपर हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपके वोटर आईडी कार्ड्स बनवाने में हेल्प करते थे। अगर इलेक्शंस आ रहे हैं तो आपको अवेयरनेस कैंपेन्स लीड करते थे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस स्वीप? स्वीप इज अबाउट सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्कीम, और ये स्कूल्स और कॉलेजेस में चलाई जाती है। तो स्वीप क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्कीम। ओके, मूविंग अहेड, ये वैसे वही इजराइल गाजा एंड ऑल दैट है। सो वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, तो यहाँ पे मिस्टर पीयूष गोयल है, उन्होंने कहा है कि जो CBAM है वो EU को ही नुकसान करेगा। तो लेट्स सी कि क्या है CBAM। इसको हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो EU ने बोला, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हमारा जो बॉर्डर है, बाहर से अगर कुछ भी सामान आ रहा है तो हम उस पर कार्बन टैक्स जैसा लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि उन्होंने कहा कि आप 100 kg ऑफ स्टील्स को लेके आ रहे हो, 100 kg ऑफ स्टील है, उसको बनाने में 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहे हैं। ओके, सो हम 100 kg स्टील का जो पैसा है उस पर जो टैक्स है वो तो लगाएंगे ही, प्लस जो ये 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने एमिट किया है हमारे लिए सामान बनाने में, उस 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड का भी टैक्स हम आपके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ज़्यादा टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। क्यों ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने विद इन EU हमने बोला कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम करिए। एज अ रिजल्ट उनके जो सामान है वो महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि उनको नए नए टेक्नोलॉजीज को लेके आने पड़ेंगे, नई नई चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो विद इन EU जो लोग बनाएंगे सामान, उनको सामान महंगा पड़ेगा। लेकिन बाहर कोई और नेशन जो है वहाँ पे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिना कार्बन डाइऑक्साइड वाली टेक्नोलॉजी को लेके आओ, जिसकी वजह से बाहर का सामान आपको सस्ता होगा। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा कि मैं इस महंगी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैं एक तो महंगी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा सामान भी महंगा हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट है, कि जो बॉर्डर पे से, मतलब बॉर्डर मतलब जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं उनको एडजस्ट करो, उनको भी कार्बन, उनको भी क्लाइमेट टैक्स लगाओ, ऐसी चीज़ बोली गई। अब यहाँ पे मिस्टर पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि जब आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेके आओगे तो आपको लगता है कि बाहर से आने वाले सामान पे हमने टैक्स लगाया, पर एक्चुअली में व्हाट विल हैपन इज कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी कंपनीज हैं, व्हाट दे विल डू, वो EU से भाग के इंडिया जैसे नेशंस में आएंगे, बाकी नेशंस में आएंगे जहाँ पे ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा है। तो रादर दैन वो अपनी टेक्नोलॉजीज को महंगा करें, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर अपना गुड महंगा करें, वो आपके ही नेशन से भाग जाएंगे और वो दूसरे नेशंस में आ जाएंगे। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले काम कर रहे हो। तो यही बोला है कि यूरोपियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वुड लाइकली मूव टू न्यू प्रोडक्शन डेस्टिनेशंस लाइक इंडिया ड्यू टू द टैक्स हो जाएगा, बिकॉज एवरी इनपुट विल गेट कॉस्टलियर इन यूरोप है, वो बाकी जगह में कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिल रहा है। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक वुड बी इंडिया का एल्कोबेव मतलब अल्कोहल एंड बेवरेजेस जो है इंडस्ट्री बहुत हाईली वैल्यूड है, अप्रोक्सीमेटली $64 बिलियन बाई 2030। ठीक है, तो ये काफ़ी हाईली वैल्यूड है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली
25% टू दी स्टेट GSDP, ठीक है, स्टेट का जो भी आपका प्रोडक्शन का है उस पर 25% करती है. दैट इज वाई वेन एवर वी गो टू द क्वेश्चन ऑफ कि वाई द स्टेट्स आर नॉट बैनिंग एल्कोहल एंड लिक्वर, वेन वी नो कि दे आर सो हार्मफुल एंड इतने डिजीजेस होते हैं, ड्रंक ड्राइविंग के केस हैं, लिवर फेलियर के केसेस आते हैं, इतना सारा लोग पैसा लुटा देते हैं, देन वाई आर यू नॉट बैनिंग? वाई? बिकॉज 25 इससे आने वाला पैसा जो है वो स्टेट को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 25% रेवेन्यू को ये कंट्रीब्यूट करता है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.